दोस्तों हाजिर हैं एक और वीडियो रिपोर्ट लेके। चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड की आज की इस वीडियो रिपोर्ट को मैं हिंदी में बनाऊंगा और हिंदी में इस वीडियो रिपोर्ट को बनाने का मकसद है पंजाब के क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और अन्य राज्यों के साथ जो संपर्क, जो कड़ियां जुड़ती हैं, उसको खंगालना। इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी की वो लीग जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान के इलाकों में सक्रिय है, उसके पूर्वांचल और खासकर उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों और माफिया से कैसे संबंध रहे हैं, ये संबंध स्थापित कैसे हुए, इनकी कड़ी कौन लोग बने। पिछली वीडियो रिपोर्ट में मैंने जिक्र किया था और जो लोग मेरी पिछली रिपोर्ट नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैं एक हल्का सा रिकॉल करना चाहूंगा कि अयोध्या के शहर में लॉरेंस बिश्नोई के कुछ ऐसे शूटर्स, गैंगस्टर्स जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया, उनको ट्रेनिंग देने की, हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देने के संबंधी जो भी मीडिया में खबरें आई हैं वो निराधार है। इसको मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में क्लैरिफाई किया था। सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने से पहले उसके शूटर्स, खास करके बोलेरो मॉड्यूल के हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर बेस्ड शूटर्स, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, इन क्रिमिनल्स की ट्रेनिंग को राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती गांवों की कुछ ढाणियों पे करवाया गया था। ये चीजें वेल डॉक्यूमेंटेड है, पुलिस तफ्तीश का हिस्सा है, सो मच सो कि चार्जशीट में भी इसको शामिल किया गया है। सो जिस भी मीडिया पर ये खबरें चली कि अयोध्या में बैठकर कोई ट्रेनिंग हुई, कोई प्लानिंग हुई, वो निराधार खबरें थी। इस चीज पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे इस रिपोर्ट में, क्योंकि ये सब चीजें मैं अपनी पिछली रिपोर्ट में क्लियर कर चुका हूं। सो मुद्दा ये खड़ा था कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर पंजाब के क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के जो तार और जो कड़ियां पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों, माफिया से, अपराधियों से जुड़ी, वो कब जुड़ी, कैसे जुड़ी, और इसका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, एक पृष्ठभूमि है। इस चैनल को स्थापित करने के वक्त अंडरवर्ल्ड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जब हमने समझना शुरू किया और जो शुरुआती कुछ रिपोर्ट्स बनी उनमें कुछ गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स के नाम आए और आज हमें उन्हीं क्रिमिनल्स पे दोबारा जाना पड़ेगा। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि साल 2008-9 के बाद सक्रिय होता है, छोटी मोटी आपराधिक वारदातों में इसकी संलिप्तता होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। छात्र संघ के चुनावों में छोटे मोटे झगड़ों से उभर कर ये किस तरीके से एक बड़ा सरगना बना, इसकी एक पूरी की पूरी ट्रेल है जिसको आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, खास करके उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बाहुबलियों के साथ उस कनेक्ट को समझने के नजरिए से। सो लॉरेंस बिश्नोई को जो शख्स राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्ट करवाता है, यानी कि वहां के बाहुबलियों और वहां के अपराधियों, आपराधिक तत्वों के साथ कनेक्ट करवाता है, वो शख्स है रॉकी फाजिल्का। वही रॉकी फाजिल्का जिसने संगठित अपराध की दुनिया में कई और युवाओं को शामिल करने का काम किया, जिसे कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड में नई पनीरी तैयार की, जो कि बाद में कुख्यात क्रिमिनल्स और गैंगस्टर बने, जिनमें जयपाल भुल्लर, शेरा खुब्बन जैसे गैंगस्टर शामिल थे। लेकिन कभी भी रॉकी फाजिल्का के संदर्भ में लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र खुल के नहीं आया है। तो आज हम थोड़ा सा जिक्र रॉकी फाजिल्का और लॉरेंस बिश्नोई के आपसी संबंधों का करेंगे। फाजिल्का का रहने वाला रॉकी फाजिल्का राजनीति में सक्रिय होना चाहता था। रॉकी फाजिल्का की अपनी पृष्ठभूमि को हम कई अपने वीडियोस में एनालाइज कर चुके हैं। रॉकी फाजिल्का को संगठित अपराध में प्रभजिंदर सिंह डिम्पी चंदभान ने इंट्रोड्यूस किया। प्रभजिंदर सिंह डिम्पी चंदभान वही शख्स था जो कि पंजाब में अलगाववाद के दौर से बचकर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में निकलता है, जहां उसे साथ मिलता है उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी का। यही वो समय होता है जब रॉकी फाजिल्का को भी वो उत्तर प्रदेश अपने साथ ले जाता है। बनारस के एक कोयला व्यापारी नंद किशोर रोंगटा, उनका अपहरण किया जाता है, जिनकी लाश आज तक नहीं मिल पाई, संभवतः उनको मार दिया गया। तो वो आपराधिक वारदातें जिसमें मुख्तार अंसारी इन्वॉल्व रहा, नामजद रहा, उन्हीं आपराधिक घटनाओं में डिम्पी चंदभान और रॉकी फाजिल्का की इन्वॉल्वमेंट आई। बंगलौर के एक व्यापारी को अगवा करने की बड़ी घटना, जिसका जिक्र मैंने एक अलग रिपोर्ट की शक्ल में किया, वो सभी जो सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स हैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी और कुछ लिंक्स को मैं इस वीडियो में टैग भी करूंगा। यूपी और पूर्वांचल के इन बाहुबलियों को अपना रोल मॉडल मानने वाले प्रभजिंदर सिंह डिम्पी चंदभान और रॉकी फाजिल्का दोनों ही राजनीति में आना चाहते थे। अपने आपराधिक बैकग्राउंड, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल एक्टिविटीज, किडनैपिंग, हथियारों की स्मगलिंग के बहुत ही गंभीर मामले और राज्यों में जाके अन्य बाहुबलियों और माफिया के लिए काम करना प्रभजिंदर डिम्पी चंदभान और रॉकी फाजिल्का का एक मोडस ऑपरेंडाई यानी काम करने का तरीका था, जिसके बाद दोनों ने अपना अक्स सुधारने की कोशिश की। 2006 से पहले
जब प्रभजिंदर डिम्पी चंद्रभान अपनी मेन स्ट्रीम जिंदगी में लौटने की कोशिश करता है, चुनाव लड़ने के इरादे के साथ वो पब्लिक लाइफ में आता है। उससे पहले कि वो चुनाव लड़े 2007 का, उसको गोलियां मार दी जाती है और उस वक्त इल्जाम ये लगता है कि रॉकी फाजिल्का ने ही उसको मरवाया, क्योंकि ये वो समय था जब तक प्रभजिंदर सिंह डिम्पी चंद्रभान और रॉकी फाजिल्का आपस में फॉल आउट कर चुके थे, यानी कि इनके बीच के संबंध बिगड़ चुके थे, तनाव आपस में पैदा हो चुका था। मुख्तार अंसारी के खेमे के साथ प्रभजिंदर सिंह डिम्पी चंद्रभान तो लगा रहा, लेकिन आखिर के कुछ सालों में 2006-7 के बाद रॉकी फाजिल्का ने दामन थामा उत्तर प्रदेश के ही एक अन्य बाहुबली धनंजय सिंह का, जो कि सांसद भी बने और आज की तारीख में भी एक बाहुबली माने जाते हैं। ये लोग वही उदाहरण थे जो कि बाद में कहीं ना कहीं दुर्भाग्य से लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब के कई ऐसे युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गए। जयपाल भुल्लर से लेकर शेरा खुब्बन और लॉरेंस बिश्नोई तक सभी ने रॉकी फाजिल्का और डिम्पी चंद्रभान को अपना मॉडल माना। यही कारण था कि छात्र संघ से निकलने वाले लॉरेंस बिश्नोई के संबंध रॉकी फाजिल्का के साथ बहुत अच्छे थे। इत्तेफाक से फाजिल्का का रहने वाला रॉकी, जो कि उसी इलाके में 2012 का चुनाव लड़ता है, 40,000 वोट लेकर महज कुछ 100 वोटों से उन चुनावों में हारता है, जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती और बहुत बड़ी कामयाबी होती है। 2017 में उसको दोबारा चुनाव लड़ना था, लेकिन इससे एक साल पहले ही उसका कत्ल कर दिया जाता है, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरीके से डिम्पी चंद्रभान को 2006 में मारा गया था। सो आज की इस रिपोर्ट में जो हम मेन सेंट्रल कॉमन ग्राउंड पकड़ने वाले हैं वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई रॉकी फाजिल्का के एक प्रोटीज के रूप में, यानी कि उसके एक चेले के रूप में डेवलप किया जाने लगा था। 2012 के चुनाव हो और उसके आसपास के अगर हम कुछ घटनाओं को देखें, कुछ तस्वीरों को देखें, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बराड़ जैसे लोग रॉकी फाजिल्का के करीबी माने जाने वाले अमन देवड़ा, जिसे हैप्पी देवड़ा के नाम से जाना जाता था, जिसको शेरा खुब्बन ने मार दिया था, उनके 7 तस्वीरों में देखते हैं। बात चाहे भू माफिया के लिए जमीनों पर, संपत्तियों पर कब्जे करने वाले क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा बनकर काम करने वाले लोगों के, या जिसे कह सकते हैं कि गुंडों या गुर्गों के रूप में हो, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे लोग उन समय में रॉकी फाजिल्का के लिए भी काम किया करते थे और उनकी कई वारदातों में इनकी इन्वॉल्वमेंट रहा करती थी। बेशक चीजें उतनी क्लैरिटी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में डॉक्यूमेंट नहीं हो पाई, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे यह स्थापित होता है कि रॉकी फाजिल्का के प्रोटीज के रूप में लॉरेंस बिश्नोई को विकसित डेवलप किया जा रहा था। फाजिल्का के रॉकी के साथ का इलाका ही मुक्तसर साहब का इलाका है, जहां से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई आते हैं। इनका जो गांव दतारा वाली उसी इलाके में है जहां पर किसी समय रॉकी फाजिल्का अपनी राजनीतिक धरती या धरातल को तलाशने की कोशिश कर रहा था, वहां से चुनाव लड़ रहा था। तो उसके लिए ऐसे युवा जो कि आपराधिक घटनाओं से लेकर दबंगई में उसके काम आ सके, जाहिर सी बात है कि मसल पावर के रूप में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और ऐसे कई युवाओं को इस्तेमाल करना रॉकी फाजिल्का के लिए बहुत आसान था, क्योंकि रॉकी फाजिल्का एक बहुत बड़ा नाम था, अपने इलाके का बहुत बड़ा दबंग था, जो कि यूपी में ही उसके स्थित साथियों या आकाओं की तर्ज पर एक बाहुबली पंजाब में बनना चाहता था। सो ऐसी कुछ घटनाओं का अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो 2015 की एक घटना है। मैं एक ही घटना का जिक्र करूंगा, हालांकि छोटी बड़ी बहुत घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन 2015 में लॉरेंस बिश्नोई जब पहली बार पकड़ा जाता है, 2013-14 में उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जेल से, कस्टडी से फरार हो गया था। यह घटना पंजाब के मोहाली के पास डेरा बस्सी इलाके की रही होगी, जहां पर कि उसके साथी आए और पुलिस की हिरासत से लॉरेंस बिश्नोई को भगाकर ले गए। यह पहला मौका था जबकि लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की कस्टडी से फरार होता है, जिसके बाद उसने काफी समय फरारी काटी, यानी कि वो काफी समय गायब रहा। ये उन सालों की बात है जब अकाली दल की सरकार थी। सुखबीर बादल अकाली दल के अध्यक्ष भी थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी थे। सुखबीर बादल के साथ रॉकी फाजिल्का के संबंध व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत अच्छे थे। बेशक रॉकी फाजिल्का अकाली दल में शामिल नहीं थे, लेकिन बहुत सी तस्वीरों में सुखबीर बादल के साथ उनका एक अलग किस्म का रैपो देखा जा सकता है। सो वही समय था जब रॉकी फाजिल्का को सिक्योरिटी भी मिल रखी थी और उसी साल, एक आध साल में रॉकी को मार भी दिया गया। लेकिन बताया यह जाता है कि पंजाब भवन जो दिल्ली में है, वहां पर रहने की व्यवस्था इन क्रिमिनल्स की करवाई जाती है और पंजाब भवन के इलाके में ही रॉकी द्वारा टिप ऑफ करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसके 3 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और इन 3 साथियों की गिरफ्तारी फाजिल्का से दिखाई गई। फाजिल्का में एक सीन क्रिएट किया गया जहां पर कि पुलिस का एक नाका तोड़ते हुए इन्हें दिखाया गया, इन पर फायर होते दिखाए गए। ये सब कुछ
एक स्टेज मैनेज ऑपरेशन था। इनके असल में जो उसको रिटेन किए जाने की पूरी घटना थी वो दिल्ली के पंजाब भवन के इलाके आसपास के सुपर वीवीआईपी इलाके में होती है, जिसके बाद इनको उठा के पंजाब लाया जाता है और फाजिल्का में ये पूरा मौका वारदात दिखाकर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 1 करोड़ की हेरोइन और कुछ हथियारों की रिकवरी का केस बनाया जाता है। ये लॉरेंस बिश्नोई की उस फरारी के बाद की गिरफ्तारी थी और समझा यह जाता है क्योंकि डर यह था कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी एनकाउंटर में ढेर किया जा सकता है, उसको मरवाया जा सकता है। रॉकी फाजिल्का ये नहीं चाहता था, जिसके कारण उसने खुद ये टिप ऑफ दी। बाद में ये चीज लॉरेंस बिश्नोई और रॉकी फाजिल्का के बीच में खुली भी, जिसके बाद ये क्लियर हुआ कि रॉकी फाजिल्का लॉरेंस बिश्नोई का शुभ चिंतक था और नहीं चाहता था कि लॉरेंस बिश्नोई जो है पुलिस किसी एनकाउंटर में ढेर हो या उसके साथ कुछ गलत हो। तो मार्च 2015 में महज 48 घंटों के अंतराल में लॉरेंस बिश्नोई को 1 किलो हेरोइन और अवैध हथियारों के साथ पकड़ा, या फिर कहें कि इसको गिरफ्तार किया गया दिखाया जाता है फाजिल्का से। और इसी वक्त रॉकी फाजिल्का एक पुराने आर्म्स एक्ट के केस में खुद सरेंडर करता है, जिसे बाद में गिरफ्तारी के रूप में दर्शाया जाता है। सो ये वो एक कॉमन ग्राउंड है, ये वो कॉमन कड़ियां हैं और इससे आगे और पीछे की बहुत ऐसी घटनाएं हैं। इसके 1 साल बाद रॉकी फाजिल्का को परमाणु के पास जयपाल भुल्लर द्वारा मार दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद रॉकी फाजिल्का नहीं रहा। उसका राजनीति में आने का एक बाहुबली, माफिया से बाहुबली बनने का ख्वाब रह गया। रॉकी फाजिल्का की हत्या 2016 में परमाणु में जयपाल भुल्लर द्वारा की गई। जयपाल भुल्लर रॉकी फाजिल्का द्वारा ही खड़ा किया गया था। शेरा खुब्बन एक और रॉकी फाजिल्का का प्रोटीज, जयपाल भुल्लर का साथी, उसके गैंग का मेंबर, जिसको पुलिस एनकाउंटर में कुछ साल पहले मारा गया था, उसके बदले के रूप में रॉकी फाजिल्का को कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन रॉकी की मौत से पहले रॉकी ने लॉरेंस बिश्नोई के जो संपर्क थे, उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे, बहुत अन्य राज्यों के न सिर्फ अपराधियों बल्कि बाहुबलियों से भी कराए, क्योंकि रॉकी का अपना नेटवर्क बहुत फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश में किसी समय मुख्तार अंसारी के साथ कनेक्टेड था। अपनी मौत से पहले उसका अच्छा संबंध था धनंजय सिंह के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बाहुबलियों पर आऊं, राजस्थान के आनंदपाल, वो गैंगस्टर जिसके ग्रुप के साथ मिलके बाद में लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान की जेलों से अपना क्रिमिनल नेटवर्क को चलाया। आनंदपाल के साथ भी रॉकी के संबंध बहुत अच्छे बताए जाते हैं और कई मामलों में दोनों को एक्यूज थे। अदालत में पेशियों के दौरान इन दोनों को एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलते हुए भी देखा गया है, यानी कि रॉकी फाजिल्का और आनंदपाल को। लॉरेंस बिश्नोई आनंदपाल के हुए एनकाउंटर के बाद उसके गैंग मेंबर्स जो कि काफी डिमोरलाइज थे, उनको संचालित करता रहा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को आनंदपाल या फिर उसके गैंग से कनेक्ट कराने वाला एक कॉमन ग्राउंड या कॉमन पॉइंट था रॉकी फाजिल्का। लेकिन रॉकी फाजिल्का का यही बड़ा रोल नहीं था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के माफिया से कनेक्ट कराना भी एक उसकी बड़ी भूमिका थी, जिसमें कि धनंजय सिंह, यानी कि धनंजय सिंह वो सांसद, वो बाहुबली जिसे रॉकी फाजिल्का अपना गुरु मानने लगा था अपनी मौत से पहले के कुछ सालों में। किसी दौर में मुख्तार अंसारी के लिए डिम्पी चंद्रभान के साथ मिलकर बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाला रॉकी फाजिल्का अपनी मौत से कई साल पहले, तकरीबन 8-10 साल पहले, धनंजय सिंह को अपना गुरु मानने लगा था। और यही वो समय था कि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का जो ठाकुर राजपूत बाहुबलियों या माफिया जो थे, उनकी पूरी की पूरी जो कुनबा था वो भी कंसोलिडेट हो रहा था। अब यहां पे थोड़ा सा उत्तरांचल और माफ कीजिएगा पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के इन बाहुबलियों और माफियाज को समझे। यहां पे एक तरफ ठाकुर राजपूत कास्ट बेस्ड अलाइनमेंट जो कि 2013-14 के बाद ज्यादा कंसोलिडेट हुई, राजा भैया, धनंजय सिंह, ये विकास सिंह जिसको कि जून के महीने में एनआईए ने गिरफ्तार किया है, हालांकि ये बहुत छोटे लेवल के ऑपरेटिव रहे हैं। ये वो लोग हैं, बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के जो विवादित अध्यक्ष रहे हैं, जिनको इंटरनेशनल जो हमारे कुश्ती के खिलाड़ी हैं यौन शोषण के उन पर आरोप लगे हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, विकास सिंह, लेकिन उत्तर प्रदेश के इन बाहुबलियों को अपने रोल मॉडल के रूप में देखने और इनके साथ रहने का एक जिसे कहते हैं कीड़ा जो था वो पंजाब के क्रिमिनल, पंजाब हरियाणा बेस्ड क्रिमिनल में शुरू से रहा है, डिम्पी चंद्रभान, रॉकी फाजिल्का के समय से। और यही मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशन थी ये चलती आई, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जिसे रॉकी फाजिल्का ने धनंजय सिंह जैसे लोगों के साथ कनेक्ट कराया। और अगर आप देखेंगे विकास सिंह जिसको एनआईए जून में गिरफ्तार करती है, कहा जाता है कि जिसके ठिकानों पर ये लोग
लॉरेंस बिश्नोई का जो क्रिमिनल गैंग था उसके जो गुर्गे थे, बाद में सिद्धू मूसेवाला के शूटर थे, वो भी गए कई साल या कई महीने पहले वहां पे गए। उन्होंने वहां पे अपनी ठहर काटी, यानी कि वहां पे वो रुके। पनाह के रूप में विकास सिंह के ठिकानों को ये क्रिमिनल इस्तेमाल करते रहे। उत्तर प्रदेश की इन बाहुबलियों के ठिकानों पर पंजाब और हरियाणा के क्रिमिनल्स के रहने का, उनको पनाह देने का सिलसिला जो मुन्ना बजरंगी के समय से चलता आ रहा, और बहुत सी ऐसी घटनाएं और ऐसे अपराधियों को पहले भी पनाह मिलती आई है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने वही रिवायत, जिस तरीके से डिम्पी चंदभान और रॉकी फाजिल्का आकर उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के लिए काम किया करते थे, इनके साथ रुका करते थे, इनको अपना रोल मॉडल माना करते थे, उसी तरीके से आगे के जो गैंग्स हैं ये भी उसी लेवल पे, उसी तर्ज पर काम करते हुए नजर आया। और एक कॉमन ग्राउंड सर्टनली नजर आया। दीपक सुरपुर और दिव्यांशु नाम का वो जुवेनाइल, जिसे कई गंभीर आपराधिक वारदातों में, इंक्लूडिंग पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर हमले में, या फिर सलमान खान को मारने की साजिश में भी इस्तेमाल किया जाना था। इसके अलावा उसको कई मध्य प्रदेश में जो संजय बयानी का कत्ल किया गया उसमें उसको इस्तेमाल किया गया। वो ऐसे शूटर थे जो कि विकास सिंह जैसों के ठिकानों पर रुकते आए, रहते आए। सो ये कॉमन कड़ी है। राजा भैया, धनंजय सिंह, विकास सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बाहुबलियों द्वारा पंजाब के क्रिमिनल्स या हरियाणा के गैंगस्टर्स को पनाह देने का और उनको अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल करने का एक बहुत पुराना सिलसिला है, जो कि डिम्पी चंदभान और रॉकी फाजिल्का से चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई या उसके जो गुर्गे हैं वो इस सिलसिले और इस कड़ी का अगला हिस्सा हैं, जिसे कि हम कुछ तस्वीरों के रूप में देखते हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के साथ जिस तरीके से इसको लिंक किया गया वो बिल्कुल अपने आप में गलत बात थी। सो आज की रिपोर्ट में हम यही समझते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई भी अन्य राज्य हो, एक जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन क्रिमिनल्स का रहा है वो 1990 या शायद उससे भी पहले के कुछ सालों से चलता रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो बाहुबली है, क्रिमिनल टर्न्ड पॉलिटिशियन है, माफिया टर्न्ड पॉलिटिशियन, या फिर कह लें कि दबंग टर्न्ड जो पॉलिटिशियन है, वो हमेशा से ही एक आकर्षण का केंद्र रहा है, जिसने न सिर्फ पंजाब के क्रिमिनल्स को पनाह दी है, उनको अपने मुफादों के लिए इस्तेमाल किया है, बल्कि उनके लिए एक रोल मॉडल भी बने हैं। और इसी सिलसिले में ये पूरा का पूरा प्रोसेस आगे चल रहा है। सो आज ये जो तस्वीरें सामने आई या जिस तरीके की बातचीत आई, हालांकि सिद्धू मूसेवाला के केस से इसको लिंक करके देखा गया, वो एक अलग चीज थी, गलत फैक्ट्स थे। लेकिन इस रिपोर्ट को बनाने का मकसद यही था कि हम इंटर स्टेट लेवल पर ये जो क्रिमिनल्स और बाहुबलियों का एक कोऑर्डिनेशन है, जिसके जरिए किसी राज्य में अपराध करने वाले और सक्रिय जो क्रिमिनल्स हैं किसी अन्य राज्य के बाहुबलियों के पास शरण ले रहे हैं, जो कि विकास सिंह के केस में हुआ, इसको समझ सकें। लॉरेंस बिश्नोई के नजरिए से रॉकी फाजिल्का एक अहम कड़ी थी, जिसने कि उसको राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इन बाहुबलियों के साथ किसी समय कनेक्ट भी कराया, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इन संबंधों को तोड़ा नहीं। और जिस लेवल पे ये लोग अपराध करते हैं, एक राज्य में अपराध करके दूसरे राज्य में जाना, वहां पे पनाह लेना, वहां पे छुपना, डिटेक्शन से बचना, एक बहुत पुराना मोडस ऑपरेंडी है, जिसके चलते क्रिमिनल्स एक दूसरी टेरिटरीज में काम करते हैं। यही कारण है कि जांच एजेंसियों, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इंटर स्टेट लेवल पर क्रिमिनल्स और बाहुबलियों का ये जो तालमेल है, जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि कई कई महीने और कई साल बाद जाके वो कड़ियां जुड़ती हैं, जो कि अब विकास सिंह के संदर्भ में जुड़ती हुई नजर आई। सो एक कारण बना विकास सिंह की गिरफ्तारी एनआईए द्वारा किया जाना। मुद्दा सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंगस्टर के साथ ताल्लुक का नहीं है, बल्कि मुद्दा उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सक्रिय माफिया, एक ऐसा सक्रिय बाहुबलियों का खेमा, जो आज सरकार की थोड़ी बहुत फेवर के साथ काम करता है, सरकार की थोड़ी सहानुभूति उसके साथ है, वो आज भी क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर्स को पनाहें दे रहा है, उनको मदद और उनको इमदाद दे रहा है। ये चीज इस विकास सिंह के मामले से स्थापित होती है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए। कोई कमेंट, कोई टिप्पणी, कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा कीजिए। एक और रिपोर्ट लेके जल्दी हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।